तो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आ गए हैं और इम्तिहानों में कामयाबी हासिल करने वाले छात्रों की खूब वाहवाही हो रही है। कामयाब छात्रों की तारीफ से मीडिया और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अखबारों की सुर्खियों में ऐसे बच्चों की मेहनत की कहानियां दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर 90, 95, 98% लाने वाले छात्रों, उनके माता पिता को सभी लोग बढ़ चढ़कर शुभकामनाएं दे रहे हैं, देनी भी चाहिए। इन छात्रों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल ये मौका भी ऐसा होता है, बच्चों की कामयाबी किससे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इम्तिहानों के इन नतीजों का एक दूसरा पक्ष भी है। जहां लाखों छात्र अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, वहीं लाखों छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके अंक अच्छे नहीं आ पाते या जो इम्तिहान में पास ही नहीं हो पाते। क्या ऐसे छात्रों के बारे में हम कभी ठहर कर सोचते हैं कि उनका हौसला कैसे बढ़ेगा? कहीं हम अनजाने में अपने इन बच्चों का हौसला तो नहीं तोड़ रहे? कहीं हमने इम्तिहानों में अंकों को ही तो कामयाबी का पैमाना तो नहीं बना दिया? सोशल मीडिया अब इस ज़रूरी मुद्दे को भी उठा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो आज सार्वजनिक ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर हैं और उन्होंने अपने बोर्ड इम्तिहानों के नतीजे बताकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि ज़िंदगी इम्तिहान में मिले अंकों से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कामयाबी अंकों की मोहताज नहीं होती। गुजरात से एक आईएएस नितिन सांगवान ने अपने 12वीं बोर्ड की मार्कशीट डाली और बताया कि केमिस्ट्री में उन्हें 70 में से सिर्फ 24 अंक मिले, यानी पास मार्क्स से एक ज़्यादा। लेकिन इससे मेरी ज़िंदगी का फैसला नहीं हो गया, इसलिए बच्चों को नंबर कम आने से परेशान नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी बोर्ड के रिजल्ट से कहीं ज़्यादा है। नतीजे अपने भीतर झांकने का मौका बने, आलोचना का नहीं। इसी तरह 2009 बैच के छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस अविनाश शरण ने ट्विटर पर बताया कि 10वीं में उनके 44.5% अंक आए थे और 12वीं में 65%। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके अंक भले ही कम आए हों, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया और आज जिंदगी में एक मुकाम पर पहुंच गए हैं। और ऐसे ही 3 लोगों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमदाबाद से आईएएस ऑफिसर नितिन सांगवान हमारे साथ हैं, उड़ीसा से आईपीएस अफसर प्रहलाद मीणा हमारे साथ हैं और पंजाब के संगरूर के आईपीएस आदित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारे देश के बच्चों का आप हौसला बढ़ाएंगे अपनी कहानी बताकर। तो अगर मैं सबसे पहले प्रहलाद साई मीणा जी आप ही के पास आऊँ, क्योंकि आपकी जो कहानी है कि आप एक गैंगमैन थे और उसके बाद, जो रेलवे में गैंगमैन होता है, और उसके बाद आप एक आईपीएस अधिकारी बन गए, ये कैसे हो गया? जी जी, जैसे आपने कहा कि सब लोग जो अच्छे नंबर से पास होते हैं उनकी सब प्रशंसा करते हैं, तो मैं भी आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालय में ही पढ़ा हूँ। 12th तक कॉलेज भी सरकारी स्कूल से की है और उसके बाद में ऐसा गांव में कोई था भी नहीं सिविल सर्विसेज में जो बताने वाला हो। तो मेरे गांव में एक लड़का गैंगमैन बना था, तो मुझे वही पता था कि गैंगमैन बनना है। तो 12th के बाद मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। तो मैं कॉलेज में जब सेकेंड ईयर में था तब मेरी सिलेक्शन हो गया गैंगमैन में। वहीं यहीं उड़ीसा से मेरा गैंगमैन में सिलेक्शन हुआ था और वहीं आईपीएस हुआ आज मैं। ये भी एक बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस की बात है। जी। तो 2008 में गैंगमैन में सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद मेरा एक ही चीज थी कि मेरे हाथ में सिर्फ पढ़ना है। आगे क्या होगा, कितनी सफलता मिलती है, क्या मिलता है, वो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे पढ़ना था, इतना मेरे घर वालों ने बताया था। तो मैं पढ़ता रहा। उसके बाद गैंगमैन में सिलेक्शन होने के बाद मेरा हौसला थोड़ा अफजाई हुआ कि नहीं, चलो मेरी नौकरी तो लग गई, सरकारी नौकरी। अब मैं अपने घर वालों को भी कुछ दे सकता हूँ कमा के और अपनी तैयारी भी कर सकता हूँ, एक इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद तैयारी जारी रखी तो मेरा बैंक क्लर्क में एसबीआई में सिलेक्शन हो गया 2009 में। वहाँ भी मैंने नौकरी के साथ सुबह शाम, सुबह 4 बजे उठना मैंने अपनी आदत बना ली थी। तो सुबह 4 बजे उठता था और शाम को जो भी 3-4 घंटे मिलते थे तो शाम को पढ़ता था। डेली 7-8 घंटे पढ़ना रूटीन था। तो वहाँ से भी बहुत जल्दी निकल गया। 1 साल में मेरा बैंक ऑफिसर में, प्रोबेशनरी ऑफिसर एसबीआई में सिलेक्शन हो गया 2010 में। वहाँ गया, वहाँ भी मैंने पढ़ना जारी रखा। तो उसी तय में उसी साल 2011 में एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन सेक्शन ऑफिसर के रूप में हो गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। पुणे में मुझे पोस्टिंग मिली। तो वहाँ जाके मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में, एक दोस्त था वहाँ जो तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, उससे मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने उससे थोड़ा विस्तार से जाना कि भाई क्या है, कैसे है, सिलेबस जाना उससे। और तभी से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके लिए मेरे सामने कुछ समस्याएं थी। एक तो मैं गांव से था और अपने माँ बाप का
अकेला बेटा हूँ, तो उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी थी। चलिए तो प्रहलाद उसके जी, लिए मुझे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और आपकी कहानी को कुछ और गहराई से समझेंगे। नितिन सांगवान हमारे साथ मौजूद हैं, आईएएस हैं। नितिन जी, हमारे देश में जो आईएएस आईपीएस होते हैं, तो जो एक युवा पीढ़ी हमारी होती है, छात्र होते हैं, बहुत उम्मीदों से इनको देखते हैं। आपने जब अपनी मार्कशीट ट्वीट की थी कि आपको केमिस्ट्री में 24 मिले थे 70 में से, वाकई में ये बहुत लोगों के दिल को छुआ और बहुत बच्चों को हौसला दिया होगा। कितने बच्चे ट्विटर में नहीं भी देख पाए होंगे। थोड़ा ये बताइए, क्या सोच थी आपकी कि आपने अपनी मार्कशीट 12वीं की ट्वीट की? थैंक यू निधि, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे फ्रेंड सर्कल से और फैमिली से भी है ना, काफ़ी के घर पे रिजल्ट आए थे। और जो एक मिडिल क्लास फैमिली में एक माहौल होता है कि अगर मार्क्स कम आते हैं तो एक मातम सा छा जाता है। तो एकदम से मेरे को ट्रिगर किया कि इनसे कहीं ज़्यादा बुरी हालत मेरी थी 12th के टाइम पे। एंड इफ़ आई कैन डू दिस मच, तो वो लोग तो कर ही सकते हैं। तो एक थोड़ा सा बस यही आइडिया था कि है ना, कि ये भी एक ज़िंदगी का एक पड़ाव है, +2 और या फिर 10th का एग्ज़ाम ले लीजिए। ये आपके जीवन को डिसाइड नहीं करता है। तो एक छोटा सा मैसेज देने के लिए मैंने एक कैजुअल ट्वीट किया था कि भैया, एक बार गिर गए हैं आप लाइफ में तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उठ के भाग सकते हैं। तो ये एक मैसेज देने के लिए मैंने अपना मार्कशीट शेयर किया था। एंड आई एम थैंकफुल टू मीडिया चैनल्स एंड सोशल मीडिया कि जिन्होंने इसको वाइडली शेयर किया। ठीक है। उसके बाद कैसे आप आगे बढ़े, बाद में बात करेंगे, लेकिन आदित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, एसपी हैं, संगरूर के हैं। आदित्य, आपके भी बोर्ड में 67% आए थे, लेकिन एक जगह मैंने शायद ये भी पढ़ा था कि कुछ 30 एग्जाम्स आपने ऐसे दिए जो फेल किए थे आपने। उसके बाद आप ये एसपी भी बन गए, संगरूर में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं। थोड़ा ये बताइए कि कैसे उभरे उस मनस्थिति से कि जब आप क्लियर नहीं कर रहे या इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, उससे आपने कैसे अपने आप को आईपीएस लेवल तक पहुंचाया? मैम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मार्क्स का सक्सेस के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मार्क्स को सक्सेस के साथ कोरिलेट किया जाए, तो वो मैं नहीं मानता हूँ ऐसा, क्योंकि जब मैं 12th से मैंने जो 67% आए थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी मैं डिमोरलाइज हुआ था। लेकिन जो स्टोरी जिस अवनीश शरण सर हैं उस टाइम में आईएएस बने थे, तो उनकी स्टोरी को देख के मैं उस टाइम में मोटिवेट हुआ था। उसके साथ ही जब मैंने आगे बढ़ने का सोचा, तो मैं चूंकि मेरे जो पिता हैं वो शिक्षक हैं, तो मैंने मेरे पिता की तरह बैचलर ऑफ एजुकेशन किया था। तो वहाँ से मैंने अपनी जो शुरुआत की थी, तो मैंने टीचिंग से लेके टिंकिंग, बैंक एग्जाम, स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी, तो ये लगभग मैंने 6 साल ये एग्जाम्स दिए हैं। और जिसमें जो मुझे सफलता है वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के जो 4th अटेम्प्ट में है उसमें मिली थी। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो मेरे लिए था सेल्फ मोटिवेशन और फैमिली सपोर्ट। तो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट उस समय पे, और जहाँ मेरे माता पिता हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे। माता पिता ने आपको बहुत सपोर्ट किया था और सभी के माता पिता सपोर्ट करते हैं। और जो ये आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक जो बीज है वो परिश्रम का बीज है। लेकिन अगर मैं ये समझना चाहूँ, अगर नितिन जी आपसे, कि जब हम कम मार्क्स लाते हैं और वो परिश्रम मोड में अपने आप को लाने के लिए और अपने आप को समझाने के लिए कि भाई हम सब कुछ हारे नहीं हैं, उस समय क्या समझाया जाता है अपने आप को? क्योंकि आपके माध्यम से आप हमारे हज़ारों बच्चों को समझाएंगे कि क्या मनस्थिति में क्या समझाया जाए। क्योंकि जो माता पिता हैं, आपने सही कहा कि मातम का सा माहौल हो जाता है। मेरे कितने सहयोगी बता रहे थे कि भाई फ़ोन लोग बंद कर लेते हैं। अच्छा, कितने पेरेंट्स की आदत होती है, अगर उनके बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, सबसे पूछना, अपने बच्चे का बखान करना और दूसरे के बारे में पूछना, तो जो और पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कैसे हमारा समाज इस नंबरों के उससे थोड़ा सा निकले आगे? नितिन जी। हाँ जी, देखिए एक्चुअली है ना, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि है ना, कि जो सफलता के आयाम हैं वो सिर्फ एक डिग्री से नहीं होता है, एक रिजल्ट से नहीं होता है, एक मार्कशीट से नहीं होता है। जैसे कि मेरे कलीग आदित्य ने कहा है कि अगर आप एक एम्पेरिकल कोरिलेशन देखेंगे कि मार्क्स का और लाइफ में लार्जर सक्सेस का, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत से एग्जांपल दे सकता हूँ। जैक मा उसमें भी हैं। अगर हम आज के 3 बड़े एंटरप्रेन्योर देखेंगे अपने अपने टाइम के, चाहे उसमें बिल गेट्स हैं, चाहे उसमें स्टीव जॉब्स थे, या फिर अपने
मतलब दे वर ड्रॉप आउट, ठीक है ना। तो दे प्रूव्ड कि है ना कि फॉर्मल एजुकेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ लर्निंग इन योर लाइफ। के अलावा है ना आप हर जगह से सीखते हैं, हर तरीके से सीखते हैं, और हमारी एजुकेशन को, पेरेंट्स को, सोसाइटी को, बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डालना चाहिए, जिससे कि है ना उनके एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो सके। बिकॉज मेरे को लगता है कि अगर मैंने अपने आप में इतना आत्मविश्वास नहीं किया होता तो शायद मैं इस लेवल पे नहीं होता। तो एक वो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये बिलीव कि हाँ जी आप भी कर सकते हो। तो एक मार्कशीट शेयर करने का भी मेरा उद्देश्य यही था कि है ना आप किसी लेवल पे हैं आज के दिन, जिस दिन जागे वही दिन सवेरा होता है। कोई दिन लेट नहीं होता है कि आप लेट हो गए हैं, अभी आप इस देश से बाहर हो गए हैं। आई डोंट थिंक ऐसा होता है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स मीडिया में हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन पॉलिटिक्स आल्सो, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन एकेडमिक्स आल्सो, जिन्होंने है ना एक किसी स्तर से उठ के और वो एक उन्होंने आसमान छू किया है। तो मेरे हिसाब से ये आत्मविश्वास पेरेंट्स को डालना चाहिए। और बच्चे है ना जिस टाइम स्कूल में होते हैं, खासतौर पे 10th 12th में, उस टाइम पे उनका मानस पटल बिल्कुल कच्चा होता है। तो उनको है ना एडवर्स कमेंट करके उनके है ना उनकी उनको ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। हम आज के दिन देख रहे हैं कि ना कि डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं, और मतलब मेंटल इलनेस के इश्यूज आ रहे हैं बहुत यंग एज में। तो हमें समझना चाहिए कि है ना कि एजुकेशन जो ले रहे हैं बच्चे, उसका एक जो फाइनल पर्पस है वो सिर्फ मार्क्स लेके आना नहीं था, और उनमें कॉन्फिडेंस डाला जाए कि ठीक है अभी नहीं हुआ तो ठीक है बाद में हो जाएगा आपका। अगर पेरेंट्स अगर ये प्यार से बोल देते तो आई एम श्योर कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उस बात को रेस्पेक्ट भी करते हैं और उस चीज को वैल्यू करते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हर बिल्कुल। जो एक मन होता है बच्चों का बहुत कच्चा होता है। आदित्य, कितने अभी जब ये रिजल्ट्स आए तो हम अपने न्यूज़ रूम में भी बात कर रहे थे, तो एक मेरे सहयोगी ने बताया कि भाई उस बच्चे के थोड़े कम मार्क्स आए तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। एक मेरे जानकार हैं, उनकी बेटा कोई गुरुद्वारे चले गए। एक किसी का कहना था कि माता पिता ने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है, वही बात नहीं कर पा रहे। तो जो माता पिता का भी रिएक्शन होता है उससे भी बच्चों का असर पड़ता है। फ्रेंड सर्कल का बात होता है। हालांकि आजकल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत बात होती है, और हमारे देश में काउंसलिंग के नाम पर भी सवाल उठ जाते हैं, भी काउंसलिंग क्यों कर रहे हैं, उसको भी देखने का नज़रिया अलग होता है। लेकिन जब एक छात्र उसके मार्क्स कम आए, वो अपने आप को निकालेगा अगर माता पिता प्रोत्साहित भी करें। लेकिन अड़चन क्या आती है, जब एक खराब नंबर देखे जाते हैं तो वाकई हौसला गिरा होता है, पस्त होता है। तो ऐसे में जो उनकी महत्वाकांक्षाएं वो बिल्कुल दब जाती हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते रहे लगातार? आदित्य। जैसा कि नितिन सांगवान सर ने जो बोला था कि जो पुराने जो सक्सेस स्टोरीज है वो मोटिवेट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं अगर नितिन सांगवान आप ही के पास आना चाहूँ, या प्रहलाद हमारे साथ मौजूद है। प्रहलाद, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपका परिश्रम और आपकी लंबी लड़ाई रही एक गैंगमैन से लेकर एक IPS अधिकारी बनने की, आपने साथ साथ गरीबी को भी जूझा होगा। तो आप एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कई स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ी है। ये अंकों के स्तर पर भी लड़ी है, समाज के हर स्तर पर भी लड़ी है, और आप यहाँ पर आके पहुँचे हैं। किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करते थे? जी, जैसे UPSC में बताऊं तो मुझे भी चौथे प्रयास में सफलता मिली थी। तो गांव में भी कई लोग मजाक उड़ाते थे और दोस्त सर्किल में भी कि ये तेरे से नहीं होगा, इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं ऐसे ही सोचता था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जो टाइम था वो तो वैसे भी निकलने वाला था। तो मैंने पढ़ाई जारी रखी। एक चीज मैं देखता रहता था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और वही मैं करता रहता था। अपने जो भी टाइम था उसका सदुपयोग करता रहता था। लोग कुछ भी बोलते हैं, दोस्त कुछ भी बोलते हैं, परिवार रिश्तेदार कुछ भी बोलते हैं, उन चीजों को आप साइड में रखो। अपने जीवन में जो एक लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य की तरफ देखते रहो, और उसके बारे में जो भी आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं उनको निकाल दो, क्योंकि चलते रहना ही जीवन है। प्रकृति का भी नियम है, अगर आप चलते रहोगे तो जीवित रहोगे, वरना जो रुक गया या जो ये सोच के रुक गया कि नहीं मैं तो सफल नहीं हो पाऊंगा या ये बड़ा कठिन चीज है, तो वो तो उसका तो नष्ट होना या असफल होना तय है। नकारात्मक विचारों के बारे में जरा बताइए, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं उनके मन में भी आते होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे। क्या सोचते थे और फिर अपने आप को क्या समझाते थे आप? जी, यही मेरे विषय में कि मैं 3 बार तो प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया था, 1 बार, और 2 बार मेंस में जाके रह गया था। तो मेरे मन में भी कहीं ऐसा आता था कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, गांव से आया हूँ, तो मैं
जो कॉन्वेंट स्कूल के, इंग्लिश मीडियम के और शहरों में पढ़े हुए लड़कों से पता नहीं कॉम्पीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इन चीज़ों को जब भी ये चीज़ मन में आती थी तो मैं अपने आप को यही सोच के मोटिवेट करता रहता था कि शायद अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे मिलेगा। मेरे घर वालों ने जो मुझे सिखाया कि बेटा मेहनत करना अपने हाथ में है, बाकी सफलता मिलना ना मिलना वो अपने हाथ में नहीं है। तो वही चीज़, जहाँ तुम हो, जैसे तुम हो, जो तुम्हारे पास है उसी के साथ शुरुआत करो तो शायद तुम्हें सफलता मिल जाएगी। यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। आदित्य, आप अपनी बात पूरी करना चाहेंगे? हाँ मैम, मैं ये बोलना चाह रहा था कि उसमें जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसमें माता पिता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उन्हें सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जिस तरीके से नंबरों की भागदौड़, जो नंबर जिस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं और एक दूसरे से कंपटीशन भी होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब इस कंपटीशन, नंबर मार्क्स अच्छे आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम आए तो उस पर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस जिस दौर में बच्चे भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो उसमें समाज और जो परिवार है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो माता पिता को डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद में भी काफ़ी चीज़ें, जो करियर की जो जितने भी एस्पेक्ट हैं उसके लिए शायद ही 12th के मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देखेंगे तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड करते हैं। और जहाँ तक सक्सेस स्टोरीज की बात है तो लगभग देखा गया है कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो काफ़ी मेहनत करके एग्जाम को पास कर लेते हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि नंबर इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि उस पर चिंतित हुआ जाए और बच्चों को इस टाइप से परेशानी में डाला जाए। बिल्कुल। नितिन जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आप क्या छात्रों को, बच्चों को आज कहना चाहेंगे? मैडम, मैं रादर देन छात्रों की बजाय है ना, मैं उनके पेरेंट्स को और बाकी जो उनके आस पड़ोस में रहते हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको एक मैसेज पास करना चाहूंगा जी। बिकॉज देखिए, जब भी कोई सफल होता है ना तो श्रेय लेने के लिए है ना हर कोई आगे आता है। हर कोई बोलता है कि जिसमें है ना माता पिता का हाथ है, इसमें तो जी उसके दादाजी का इंस्पिरेशन था। तो जब भी कोई किसी के मार्क्स कम आते हैं, लाइफ में कोई असफल होता है, आई थिंक उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको शेयर करनी चाहिए। ये नहीं कि असफलता का सारा ठीकरा छात्र के ऊपर में फोड़ दिया जाए। इसमें उसके आसपास के माहौल का, उसके में भी उसके स्कूल का, में भी उसके पेरेंट्स का, मतलब काफियों का योगदान होता है। और एक जैसा कि मैंने पहले भी बात किया कि है ना, उस टाइम पे यंग एज होता है, उस टाइम पे एक बच्चे से एक्सपेक्ट करना कि बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में वो हर चीज हैंडल करेगा और जो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा, जितना उम्मीदों का बोझ उस पर लादा जाएगा, वो वहन करता जाएगा, वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से लाजमी नहीं है। और हमें जो पेरेंट्स हैं हमारे, और जो हमारे आसपास में बड़े लोग हैं, उनको थोड़े से एक दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है ना। आज के दिन देखिए, पीयर प्रेशर पहले तो हमारे टाइम में बड़े आसपास के लोगों का ही होता था, अभी सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, अब तो पूरे देश जहान का, दुनिया का सारा पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर में आ जाता है। तो हमें थोड़ा सा अपनी सोच में सुधार करना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चे को कुछ लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो एक छोटा सा पौधा है बेचारा, उसको सींच के उसको कुछ एक बड़ा वृक्ष बनाना चाहते हैं, तो देखिए एक मूवीज का एक मेरे को डायलॉग याद आता है कि अगर एक पेड़ को भी है ना जी आप रोज रोज गालियां देते हैं ना, तो वो अल्टीमेटली वो पेड़ भी सूख जाता है। तो वो बच्चा आप सोच के देखिए जिसके की है ना एक बहुत सेंसिटिव है, उसको अगर आप रोज रोज ऐसे कोई ताना मिलता रहेगा या फिर उसके ऊपर में प्रेशर रहेगा, तो इट लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब हम हर रोज ये एग्जाम्पल देखते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये शायद ना हो जाए। तो मेरे को लगता है एक छोटी सी भी अगर पेरेंट्स या फिर उसके आस पड़ोस वाले पीछे से पीठ थपथपा दें, बोल दें कि ठीक है बेटा या बेटी, आपका अब की बार नहीं हुआ जो आप चाहते थे, लेकिन अगली बार आपका हो जाएगा, आप फ्री होके सोचिए, और दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। सो आई थिंक दिस इज माय मैसेज फ्रॉम माय साइड बेस्ड अपॉन माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड यू नो। बिल्कुल नितिन जी, आपका, प्रहलाद, आपका, आदित्य, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जो ये गहराई से समझाने के लिए कि जो बोर्ड्स के इम्तिहान के अंक हैं यही जीवन में सब कुछ नहीं है। आपको भी बहुत लंबी लड़ाई आगे लड़नी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी 3rd डिवीज़न में पास हुए थे और देखिए हमारे देश के पिता बने। तो अपने आप में हौसला बनाए रखें और जीवन ये है, संघर्ष है ये जीवन, आगे बढ़ते रहिए, हौसला बनाए रखिए। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।